18 में हुआ। स्पीकर बीजेपी के थे, क्या एक्शन लिया उन्होंने? हमारा काम था उच्चतम न्यायालय को अवगत कराना एक क्रेडेंशियल के बारे में। आई विल लीव इट टू द विजडम ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। एक अहम सवाल के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं। आर्टिकल 370 को निरस्त करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली याचिकाओं पर, अर्जियों पर सुनवाई हो रही है। कोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ताओं में से एक नाम मोहम्मद अकबर लोन का भी है। उनके साथ पाकिस्तान का एंगल सामने आने से सुनवाई में दिलचस्प मोड़ आ गया है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता लोन की साख पर कश्मीरी पंडितों के एक समूह ने गंभीर सवाल खड़ा किया है। कश्मीरी संगठन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 2018 में लोन ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में यानी असेंबली के भीतर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे और ऐसा करते हुए अलगाववादी ताकतों का उन्होंने समर्थन किया था। इस एनजीओ का नाम है रूट्स इन कश्मीर। इसके प्रवक्ता हमारे साथ अक्सर होते हैं। अमित रैना ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए अपनी बात रखी है, जिस पर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अकबर लोन को हलफनामा दाखिल कर संविधान को कानून पर पुख्ता यकीन रखने का सबूत देने को कहा है। इस एंगल पर जारी वार पलटवार के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मुद्दे को उठाने के वक्त पर सवाल खड़े किए हैं। आज इसी मुद्दे पर जानेंगे खास मेहमानों से उनका रुख। 18 में हुआ। स्पीकर बीजेपी के थे, क्या एक्शन लिया उन्होंने? हमारा काम था उच्चतम न्यायालय को अवगत कराना एक क्रेडेंशियल के बारे में। आई विल लीव इट टू द विजडम ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जिनकी अब से कुछ देर पहले आपने प्रतिक्रिया सुनी, उसमें उमर अब्दुल्ला साहब थे और इसके अलावा अमित रैना साहब थे, जिनकी बात हम कर रहे हैं। रूट्स इन कश्मीर के प्रवक्ता हैं। इन्होंने एक याचिका दाखिल की है और इस बात को हलफनामा दाखिल किया, माफ कीजिएगा, और इस हलफनामे के जरिए ये बात आया करने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि 2018 का वक्त था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस वक्त के एमएलए रहे मोहम्मद अकबर लोन ने भीतर यानी असेंबली के भीतर नारा लगाया था, जिसके बाद अब उन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि आप हलफनामा दाखिल करिए और बताइए कि आप यहां की आईन और कानून पर पुख्ता यकीन रखते हैं या नहीं, जिसके लिए कल का वक्त मुकर्रर किया गया है। कई खास मेहमान इसी मुद्दे पर जुड़ेंगे क्योंकि इस पर वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। एनसी का सीधे तौर पर यह कहना है कि मामला 2018 का था, स्पीकर बीजेपी के थे, उस वक्त क्यों एक्शन नहीं लिया गया। तो वहीं ये कहा जा रहा है कि देर आए दुरुस्त आए, जब भी ये मामला उठाया गया, क्योंकि अब ये बात संविधान और हिंदुस्तान की है। ऐसे में पाकिस्तान परस्त लोगों के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। इस तरह की भी बातें सामने आने लगी हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चलिए सबसे पहले खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे दरमियान इस वक्त सुहेल काजमी साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आपका वेलकम करते हैं इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। स्वागत। आपको आवाज मिल पा रही होगी मेरी तो। और इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे साथ एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब जुड़ चुके हैं, जो कि सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। और इसके अलावा दो खास मेहमानों का और इंतजार हमें है, जिसमें एडवोकेट आरिस पठानिया साहब स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के होंगे, और इसके अलावा अमित रैना साहब, जिन्होंने रूट्स इन कश्मीर से इनका ताल्लुक है, जिन्होंने हलफनामा दाखिल कर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में यह बात सामने रखी है कि 2018 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने ये पाकिस्तान के हक में नारे लगाए थे, जिंदाबाद के नारे लगाए थे। क्या उन्होंने देखा और क्या पाया, जिसके बाद हलफनामे में उन्होंने जिक्र किया है, पूरी जानकारी हम उनसे लेंगे और वो जुड़ भी चुके हैं। अमित रैना साहब, आपका स्वागत है, वेलकम हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब इंतजार है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का, जो अब से कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ते हुए दिखाई देंगे। अमित रैना साहब, सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगी, जो हलफनामा आपने दाखिल किया, सबसे पहले ये बताइए कि इस हलफनामा में आपने किन किन चीजों का जिक्र किया है। मोहम्मद अकबर लोन के खिलाफ कहीं ना कहीं कहा जाए हलफनामा है। उन्होंने 2018 में आपने हलफनामा में कहा है कि उन्होंने 2018 में विधानसभा के फ्लोर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। इसमें क्या कुछ हलफनामे में जिक्र है, ये बताइएगा। और इसके अलावा एक सवाल और, आपके इस हलफनामे पर जब बहस छिड़ गई है, चर्चा होने लगी है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सीधे तौर पर आप पर सवाल खड़े कर रही है कि 2018 में आखिर आप कहां थे, उस वक्त क्यों आपने इस मुद्दे को नहीं उठाया था। नमस्कार। देखिए,
हमने सिर्फ एक काम किया कि हमने सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया उस व्यक्ति के डिटेल्स पे जो मुख्य अमित रैना साहब, हाँ यस इको हो रही थी ऑडियो आपकी। अभी आप बोले, अभी देखते हैं सही हो गया। टेक्निकल प्रॉब्लम। हमारा दूर सिंह कश्मीर का प्रयास था कि सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया जाए जी उस व्यक्ति के बारे में जो मुख्य पेटिशनर है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 330। और अभी भी आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ रही है, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट है, उसे दुरुस्त कर लेंगे। इस बीच हमारे दरमियान सुहेल काजमी साहब मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। और मुजफ्फर इकबाल खान साहब, आपको आवाज मिल पा रही होगी तो मैं आपसे सवाल ले लेती हूँ, क्योंकि अमित रैना साहब से सवाल लेना था, उन तक उनकी आवाज सही तरीके से हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये सवाल खड़े कर रही है कि 2018 का ये मामला था, उस वक्त क्यों इस पर एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन दूसरे समूहों की तरफ से ये बात की जाने लगी है कि देर आए दुरुस्त है। जब भी अगर भारत के संविधान और कानून पर यकीन ना रखने वालों के खिलाफ जब भी इंसान जागता है तो उसमें कोई दो राय नहीं है, कभी भी इस बात को सवाल इस पर खड़े किए जा सकते हैं। मुजफ्फर इकबाल साहब जी, मैंने दिल्ली को भी ये कहा था आपके सज्जन में रही कि 2018 में जब ये वाक़ा हुआ, इस बैकग्राउंड में हुआ, मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं कभी जस्टिफाई करना चाहता हूं, मैं कर सकता। लेकिन उस वक्त स्पीकर का बीजेपी के ये माफी चाहते हैं मुजफ्फर इकबाल खान साहब, आपकी ऑडियो में भी दिक्कत है, परेशानी है, आपकी ऑडियो भी सही तरीके से नहीं आ पा रही। सुहेल काजमी साहब, आपसे मैं इस सवाल को ले लेती हूँ, चूंकि देखिए जिन्होंने सवाल उठाए वो भी हमारे साथ हैं और जो जवाब दे रहे हैं, जो वक्त पर सवाल उठा रहे हैं वो भी हमारे साथ हैं। उन दोनों से प्रतिक्रिया लेनी बहुत जरूरी हो जाती है। लेकिन एक पॉलिटिकल एनालिस्ट इस पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि आर्टिकल 370 की वैधता पर इस वक्त सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, और इस तरह का ये मामला है, ये पाकिस्तान का एंगल आ जाना एक नया रुख की तरफ इशारे करता है। इसको कैसे आप देख रहे हैं? क्या लगता है कि जानबूझकर ये मुद्दा जैसे कि विपक्षी दलों की तरफ से उठाया जा रहा है, एनसी खुद ये कह रही कि 2018 का ये मामला है, उस वक्त क्यों एक्शन नहीं लिया गया? एक पॉलिटिकल एनालिस्ट इस पूरे घटनाक्रम पर क्या राय रखता है? देखिए, उमर अब्दुल्ला ने जो कहा वो अपनी पार्टी को डिफेंड करना, नेचुरली ही इज प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ हिज पार्टी, तो उन्होंने तो अपने पार्टी को डिफेंड करना है, उनका हक है। और बिल्कुल ठीक भी कहा उन्होंने कि 2018 में जो तब का स्पीकर था उसको ये नोट लेना चाहिए था और उस पर एक्शन होना चाहिए था। अब नहीं लिया, वो भी एक कोताही है भारतीय जनता पार्टी की, जिनकी सरकार थी तब। लेकिन देखा यह जाता था कि जब भी रीजनल पार्टीज, जो यहाँ की रीजनल पार्टी है, जब पावर में नहीं रहती थी तो वो अमूमन, खासकर अकबर लोन जैसे जो विधायक होते थे, वो पाकिस्तान का राग जरूर रागते थे। और वो राग जो था वो कभी कभी रेलिवेंट भी हो जाता था, पिछले कुछ डिकेड्स में वो चलता भी रहता था, चाहे वो रूलिंग में थे या अपोजिशन में होते थे, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट था। क्योंकि आप शपथ लेते हैं, हिंदुस्तान के आइन की बातें करते हैं, हिंदुस्तान के आइन की प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं, हिंदुस्तान के आइन का, जम्मू कश्मीर का, और बात करते हैं अलगाववाद की और पाकिस्तान की, तो वो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। अब जब तक ये बात है कि आप लेट क्यों उठा, आज क्यों उठा, इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है, तो मैं ये समझता हूं कि आर्टिकल 370 आपको ये बोलेगा, और ये तो 5 साल से आर्टिकल 370 यहां से चला गया 5 अगस्त 2019 से, तो 5 साल बाद ही केस की सुनवाई क्यों शुरू होगी? और जिस ढंग से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और 5 बेंच जजेस इसकी सुनवाई कर रहे हैं, आप देख लीजिए कि लोगों का फेथ जो है वो जुडिशियल सिस्टम पे और जुडिशरी पे बिल्कुल बहुत बढ़ गया है। और उम्मीद की किरण है कि जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी वो सर्वप्रिय होगा, लोगों को मंजूर होगा, जम्मू कश्मीर की आवाम को मंजूर होगा और पूरे हिंदुस्तान को मंजूर होगा। लेकिन उसकी कड़ियां जो हैं बीच में, जैसे रूट्स ऑफ कश्मीर ने एक पिटीशन दायर करके ये लगाया कि एक रिस्पॉन्सिबल स्पीकर रहा हुआ बंदा, जो ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट है आज हिंदुस्तान में, वो पाकिस्तान जिंदाबाद असेंबली में करता है और फिर वो अपनी पॉलिटिक्स करता है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सी चीज है, जहां आप मेन स्ट्रीम सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, अलगाववाद को ठीक करना चाहते हैं, वही एक आपका चुना हुआ नुमाइंदा पाकिस्तान की हमायत की बातें करता है असेंबली में, तो आप उसको अब आप दूसरों के
उसके खाते में डालेंगे कि वो क्यों करते हैं, या वो इस पे फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स है, तो इस पे कोई ना कोई मैं समझता हूं एक्शन होना चाहिए, और ऐसे नेताओं को दे शुड बी बुक्ड अंडर सर्टन स्ट्रिक्ट लॉज, और होना तो तभी चाहिए था, लेकिन अभी भी हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, तो इस पर एक्शन लेने की बात आप कह रहे हैं कि इस तरह का अगर कोई नेता, अगर कोई विधायक रहा हो या फिर मौजूदा एमपी रहा हो, और अगर इस तरह की माइंडसेट के साथ वो इस देश में रह रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत पर आप जोर दे रहे हैं। इस बीच प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी एडवोकेट आरिफ पठानिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। अमित रैना साहब, आपसे सवाल लेना चाहती हूँ, वही जो मैंने कुछ देर पहले आपसे पूछा था कि 2018 का जो ये मामला है जिसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, हलफनामा आपने दाखिल किया, इसमें क्या कुछ आपने कहा है, और जो आप पर ये आरोप ये लग रहे हैं कि आखिर इस वक्त क्यों आपको याद आया, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी थी, 2018 में उनका स्पीकर था, उस वक्त क्यों नहीं इस हवाले से कार्रवाई हुई थी? तो अभी इतना दिन तो ये देखने को नहीं मिलता और आपको हलफनामा दाखिल करने का मौका भी नहीं मिलता, अगर उस वक्त ये कार्रवाई हो गई होती तो। हमारा कार्य था सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराना उस व्यक्ति के बारे में जो मुख्य पिटिशनर है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को चैलेंज करने के लिए, और उस व्यक्ति ने एक बार नहीं कई बार भारत पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, 2018 में असेंबली में और 2019 में अपने इलेक्शन के द्वारा। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम उसके क्रेडेंशियल सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेजेंट करें, और हमने सिर्फ वही प्रयास किया, और हमने फैक्ट्स के साथ, असेंबली की प्रोसीडिंग्स के साथ, 2019 के रैलीज की वीडियोस के साथ और न्यूज क्लिपिंग के साथ हमने उसको प्रेजेंट किया, और उसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया। तो अगर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कहना चाहती कि सुप्रीम कोर्ट अनफेयर है, तो ये सवाल तो ये कहीं ना कहीं वो सवाल पूरे सुप्रीम कोर्ट पर उठा रहे हैं। 2018 में क्यों नहीं एक्शन लिया गया, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूं, इसका जवाब या तो श्री कविंदर जी दे सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग सिर्फ कुछ 15 दिन पहले ही शुरू हुई है 370 को लेकर, तो मैं उससे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं सकता था। जब अकबर लोन सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता बने और उसके बाद ही मैं उनका तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकता हूं। तो टाइमिंग तो इसीलिए है क्योंकि 370 की हेयरिंग ही अभी शुरू हुई है, तो 2018 में तो मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता था। 2018 में कार्यवाही क्यों नहीं हुई, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी और सभी के स्पीकर दे सकते हैं। और हमारा दायित्व था कि दिखाना कि कैसे जम्मू कश्मीर के लोगों को, देखिए इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो इसको समझना मैं बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा आवाज 370 के खारिज होने की अगर किसी ने उठाई, सबसे ज्यादा पूरे विश्व में जो गया रोते हुए कि 370 हटा दिएगा, 370 हटा दिएगा, वो था देश पाकिस्तान। और अकबर लोन जब भी बात करते हैं पाकिस्तान के हक की बात करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें यह भी शंका होने लगी थी कि कहीं अकबर लोन पाकिस्तान की बात तो नहीं करे सुप्रीम कोर्ट में। अगर आप रिट फाइल करते हैं 32 के अंदर, तो आपको भारत के आईन में विश्वास रखना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट खुद मानता है कि इश्यू में डाउट है और उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए। बिल्कुल। मुजफ्फर इकबाल खान साहब, आपसे सवाल, देखिए पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने कुछ देर पहले कहा कि अगर ऐसा नेता इस तरह की राय रखता हो, माइंडसेट रखता हो, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, पार्टी लेवल से ही की जानी चाहिए। अब जबकि आप सवाल खड़े कर रहे हैं वक्त पर, तो इसका जवाब अमित रैना साहब ये कह रहे हैं कि 2018 में तो ये मामला 370 पहुंचा नहीं था सुप्रीम कोर्ट, जब पहुंचा और जब मुझे पता चला कि की पिटिशनर अकबर लोन है, तो मैं इसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हूं। देखिए रैना साहब, इस बात में भी कोई सच्चाई नहीं है। आर्टिकल 370 का मामला 2019 में ही अगस्त के फौरन बाद, और सबसे पहली पिटीशन जो थी वो यही फाइल हुई थी, और उसके बाद इस पर आर्गुमेंट हुए थे 6-7 दिन लगातार आर्गुमेंट हुए 1920 में। उसके बाद कोरोना की वजह से ये नहीं, और कोरोना के बाद भी अब 2 साल होने लगे हैं पिटीशन को, तो वो खैर उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। बाकी हमारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट साहब हैं, कादरी साहब, उन्होंने कहा, देखें जिस वक्त ये हुआ, किस बैकग्राउंड में हुआ, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। किसी ने उस स्लोगन को ना सपोर्ट किया, और क्योंकि स्पीकर को ये पता था, और ये रैना साहब खुद बीजेपी के वहां मेरे ख्याल में अनंतनाग के इंचार्ज हैं, ये बीजेपी इनकी पार्टी है, इन्होंने भी, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता, इन्हीं की पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता,
बीजेपी के, हाँ मुझे पता, पिछले दिनों निकाला था शायद आपको पार्टी से कोई FIR लगी थी या क्या, मुझे पता है। आप मुझ पे तो ना लगाएं। आप अगर आप जवाब नहीं दे सकते ना दें। आप मुझे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट ना करिए। नहीं, मैं किसी पॉलिटिकल, आप पहले प्रूव करिए मैं पॉलिटिकल पार्टी से हूं। आपने इतनी बड़ी तहमत लगाई है आपके नेता के खिलाफ। आप नहीं, आप करते हैं ना, यही तो प्रॉब्लम है। आप पहले प्रूव करिए मैं बीजेपी का खाते हो, शोर करते हो। नहीं, आप बीजेपी पाकिस्तान का खाते हो, बीजेपी का खा के तो बीजेपी के नाम पे का खाता हो ना। तुम्हारी तरफ पाकिस्तान का नहीं खाता हो, तुम्हारे अकबर लोन की तरफ पाकिस्तान का नहीं खाता हो, अपने देश की पार्टी का खाता हो। ऐसे लोगों को जब बुलाना हो तो मुझे मत बुलाया करो यार, समझिए। ये कोई डिसेंट तरीका नहीं डिबेट करने का। मुझे पहले बोलने दो। आप दूसरों को मोहम्मद लगाएंगे, अमित शाह करेंगे और वो सुनेगा नहीं। ये कैसे कह सकते हैं कि मैं बीजेपी का खाता हूं? ये कौन सी भाषा है? ये कैसी भाषा है? ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल ना करें प्लीज, एक डिसेंसी बरतें प्लीज। हाँ, एक बार इनसे ये पूछिएगा आप मैडम जी, इनसे ये पूछिएगा मैम कि अकबर लोन साहब उसके बाद MLA रहे, वहां के MP रहे, एफिडेविट दिया कि मैं हिंदुस्तान के आइन पर भी भरोसा करता हूं, मैं मुल्क की सालमियत पर भरोसा करता हूं। ओथ लेनी पड़ती है पार्लियामेंट में कि नहीं लेनी पड़ती है? और मैंने आज तक नहीं सुना कि अकबर लोन साहब ने किसी तकरीर में ये कहा हो। हाँ, वहां इनको हैकल किया गया था, इनको मजबूर किया गया, आप बोलो भारत माता की जय, जय श्री राम। तो कहां रिएक्शन में, कहां पर? असेंबली के अंदर उस रिएक्शन में इन्होंने ये कहा था, लेकिन उसको भी किसी ने अप्रूव नहीं किया गया था। आप चुप रहेंगे? नहीं, आप बोल रहे हैं जय श्री राम बोला ही नहीं गया। बोल रहे हैं जय श्री राम बोला ही नहीं गया। जैसे आदमी को आप ले रहे हो, मैंने क्यों नहीं बोला पाकिस्तान जिंदाबाद? वो भी तो असेंबली में थे, मुझे मत वो भी असेंबली में थे, एक सेकंड अमित साहब, असेंबली में थे। ये झूठ बोल रहे हैं। एक सेकंड, ऐसे बात क्यों पाएगी? दूसरे को बोलने नहीं देते। अब मुझे मत, जब ऐसे आदमी बिठाने हो तो मुझे मत बिठाया करो। मैं कभी किसी के, जब कोई बोलता है मैं नहीं इंटरफेयर करता हूं। ठीक है, मुजफ्फर साहब बोले। अमित साहब मैं लौटूंगी आपके पास, इनका इस रिएक्शन में लूंगी आपसे। एक सेकंड। हाँ, मुझे कोई एक इंस्टेंस बता दो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी एक्सेशन को चैलेंज किया हो या एक्सेशन पर कोई क्वेश्चन रेज किया हो। एक्सेशन का सवाल ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सवाल है कि भाई आर्टिकल 370 एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में उसको एब्रोगेट करने के लिए भी एक प्रोसीजर प्रिस्क्राइब था जो आइन के मुताबिक फॉलो नहीं किया गया। वहां कोई ये नहीं है कि भाई जो 370 मांगता है वो पाकिस्तान क्या कहता है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। कल पाकिस्तान कहेगा कि भाई जम्मू कश्मीर में सबको खत्म कर दो, यस पाकिस्तान, हम कहते हैं कि हमारी तामीर और तरक्की हो, पाकिस्तान भी कहता है तामीर और तरक्की होनी चाहिए, तो क्या हम कहेंगे कि पाकिस्तान तामीर और तरक्की मांगता है इसलिए वहां की तामीर और तरक्की बंद कर दो, लोगों को जहर दे दो? तो पाकिस्तान क्या कहता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है हमारा, क्योंकि हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं आज से नहीं, 1947 में। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी, उनकी जो आइडियोलॉजी है, और जम्मू कश्मीर अगर हिंदुस्तान का हिस्सा है तो वो शेख अब्दुल्ला की वजह से है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बॉर्डर्स को, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर मतलब हिंदू मुस्लिम सिख को प्रोटेक्ट करने वाले लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे। रेडर्स के खिलाफ लड़ा कौन? फौज तो बाद में पहुंची थी, लोकल लोग लड़े वहां। नहीं, लेकिन जो एक सेकंड, जो जिस पर बात हो रही है अकबर लोन के नारे के हवाले से, उसको क्या जस्टिफाई कर रही है पार्टी? कोई जस्टिफाई नहीं। आप ये कह रहे हैं, सुनिए, आप ये कह रहे हैं मोहम्मद मुजफ्फर खान साहब, आप ये कह रहे हैं, आज भी करते, आप ये कह रहे हैं, उस वक्त कह रहे हैं कि जैसे उमर अब्दुल्ला साहब ने सीधे तौर पर ये कहा कि उस वक्त क्यों नहीं कंप्लेन किया गया। उस वक्त कंप्लेन की कॉपी भी हमारे पास रणबीर सिंह पठानिया नामक MLA थे, उन्होंने सीधे तौर पर इस के खिलाफ एक कंप्लेंट रजिस्टर की थी, और ये स्पीकर साहब के नाम पर उन्होंने पत्र लिखा था। उसमें जिक्र किया था कि ये चीजें हुई हैं और हम चाहते हैं कि ये एक्शन लिया जाए। तो उमर अब्दुल्ला साहब जो बातें कह रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब जो बातें कह रहे हैं कि उस वक्त इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया गया, तो ये वहीं पर ये पॉइंट बिल्कुल जाहिर सी बात है खारिज हो जाता है। इन्हीं का था मैम, स्पीकर बीजेपी का था, और वाकई अगर उन्होंने, क्योंकि स्पीकर वहां असेंबली में मौजूद थे, अगर उनको लगता कि भाई इस बंदे ने गलत किया है तो उसी वक्त एक्शन होना चाहिए था। इसमें कोई दो राय नहीं। RS पठानिया साहब, भारतीय जनता पार्टी के MLA ने शिकायत की, बीजेपी के सामने पूरा मुद्दा हुआ, तो इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया बीजेपी ने? फिर पहले लेट अस पुट द रिकॉर्ड्स स्ट्रेट
जिस बीजेपी के एमएलए ने प्रोजेक्ट किया वो आज आपके पैनल में आपके सामने बैठा है। ये मेरी ही शिकायत है जो आप लेके जा रहे हैं, रणबीर सिंह पठानिया मेरा ही नाम है। ये जो विषय है आरएस पठानिया जी ये मेरा ही कंप्लेंट था स्पीकर को जी। अब ये ऐसा विषय है कि जिसपे अभी तक हाफ ट्रुथ्स और हाफ बेक्ड जिसे कहते हैं फैक्ट्स इस विषय पे चले हैं। आपके चैनल के माध्यम से आप प्लीज मुझे अनइंटरप्टेड, मैं उम्मीद रखूंगा अपने दोस्तों से, मुझे सबके लिए बराबर सम्मान रिस्पेक्ट है, मुझे अनइंटरप्टेड थोड़ा समय देंगे। 10 फरवरी 2018 को जब जैसे ही स्पीकर ने अनाउंस किया द हाउस इज एडजर्न्ड जी, और उसके बाद 2 एमएलएज में आपस में लग गया। उमर अब्दुल्ला साहब वहां थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सारी लीडरशिप वहां थी। तो टेक्निकली है तो वो फ्लोर ऑफ द असेंबली था, बट असेंबली हैड ऑलरेडी बीन एडजर्न्ड। आई वाज माई सेल्फ जिसे कहते हैं मेंबर ऑफ दैट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अकबर लोन साहब ने उस वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे 1 नहीं 5 बार उन्होंने वहां पे करवाया और साइंड एप्लीकेशन उसके बाद 12 फरवरी। अनलकीली उसके बाद विधानसभा बैठ नहीं पाई और 2018 में फिर वो सस्पेंड हो गई और उसके बाद अल्टीमेटली वो डिसॉल्व हो गया, नवंबर 2018 में डिसॉल्व हो गया। देयर आफ्टर दैट इंसिडेंट असेंबली बैठ नहीं पाया, लेकिन स्पेसिफिकली ऑन द सेम डे मेरा ही साइंड आपको एप्लीकेशन मिलेगा। वी फॉर्मली टुक इट अप विद द स्पीकर साहब कि इनका ही हैज नो राइट टू बी ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। दो असेंबली उसके बाद बैठी नहीं, लेकिन आज भी इफ ही इज डिसमेंबर्ड, इफ ही इज डिस्क्वालिफाइड एज मेंबर ऑफ द हाउस, he is further disqualified as a member of the parliament also। तो मुझे लगता है all that benefits जो उन्हें accrue करते हैं being a former minister, being a former speaker, being a sitting लोकसभा member, उन सब से इनको छीना जाना चाहिए। मैंने साफ और स्पष्ट रूल 247 असेंबली रूल्स ऑफ प्रोसीजर को इन्वोक किया और उस असेंबली रूल्स ऑफ प्रोसीजर में अनलकी उसके बाद असेंबली बैठ नहीं पाया। ठीक है, जिससे कहते हैं सुहेल काज़मी साहब, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि उस वक्त उन्होंने शिकायत की और शिकायत करने के बाद असेंबली दोबारा बैठ नहीं पाई, वो अनलकी सिचुएशन उसको मान रहे हैं। क्या ऐसा हुआ है कि कभी किसी की तरफ से भारत विरोधी नारे लगाए गए हों और ये इतना बड़ा मैटर है और उस पर असेंबली का ना बैठना ये वक्त पर ही डिपेंड करता है? जाहिर से हम कह सकते हैं, क्या ऐसा कभी देखा गया है माजी में, पूर्व में, कि इस तरह के केसेस में असेंबली, क्योंकि हम कई बार जानते हैं कि स्पेशल सेशंस भी बुलाए जाते हैं, तो क्या इस मामले में भी स्पेशल सेशंस बुलाए जा सकते थे? देखिए, जम्मू कश्मीर के हिस्टोरिकल पॉलिटिकल बैकग्राउंड को अगर आप देखें तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीत के 25 एमएलए लेके कोलिशन सरकार में बैठी थी। तो पहली बार था एक्सपीरियंस, पहली बार वो ले रहे थे। और दूसरी बात, जहां तक पाकिस्तान के नारों की बात है, तो अगर आप 70 साल की हिस्ट्री देखें तो अकबर लोन साहब को तो छोड़ दीजिए। अकबर लोन साहब तो मैं जाती तौर पे जानता हूं, वो दिन में 10 बार लड़ाई कर लेते थे। लेकिन इसके अलावा बहुत से नेता हैं जो फ्लोर ऑफ द हाउस या फ्लोर ऑफ हाउस के बाहर भी पाकिस्तान जिंदाबाद करके अपनी पॉलिटिक्स को हावी रखते थे टुवर्ड्स द सिस्टम। तो वो तो एक संभाविक सी आम सी बात थी। अब क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर था, भारतीय जनता पार्टी पहली बार सरकार में थी, कुछ रूल्स रेगुलेशंस, और पठानिया साहब ने कहा कि उसके बाद असेंबली का सेशन लगा ही नहीं और 2019 में आर्टिकल 370 चला गया और आज 5 सालों बाद उसकी सुनवाई हो रही है, जो रैना साहब बता रहे हैं आपको। अब जब सुनवाई हो रही है तो उसमें जो पिटिशनर्स है अपनी अपनी एफिडेविट्स दायर कर रहे हैं और उन्हीं सब चीजों में एक ये चीज आ जाती है कि अकबर लोन साहब अब ये कहते हैं कि क्या क्या फिजिबल ग्राउंड्स हैं एज फार एज रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उस पर ये मेरे भाई जो मुजफ्फर साहब है ये ज्यादा बेहतर रोशनी डालेंगे। लेकिन ये ट्रेंड जो है पाकिस्तान जिंदाबाद, अलगाववाद जिंदाबाद, ये चलता रहा 70 सालों में और बहुत सी चीजों पे रिलीजियस इम्बैलेंस, रीजनल इम्बैलेंस जिसको मैं बोलता हूँ, वो बना रहा जम्मू कश्मीर में, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, और ये भी खबरें आती रही हैं बीच में कि मुजफ्फर इकबाल खान साहब की उस वक्त मोहम्मद अकबर लोन साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि उन्होंने माफी मांगने से भी इस पूरे वाकये पर इनकार कर दिया था। क्या है सच्चाई? मैं चाहती हूँ कि दोनों रुख आने चाहिए इस बात के। मुझे तो नहीं उसका पता कि माफी मांगने के लिए किसी ने कहा या नहीं कहा। बहरहाल उस वक्त फारूक साहब ने इसको कंडेम किया था कि ये गलत बात है और एक काज़मी साहब ने जो कहा कि यहाँ अलगाववाद को किसी ने सपोर्ट किया। अलगाववाद से सबसे ज्यादा नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उठाया। सबसे ज्यादा अगर लोग मारे गए नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के मारे गए, सिटिंग एमएलए भी मारे गए, सिटिंग मिनिस्टर मारे गए। अलगाववाद से अगर
हम उनका साथ देते तो हमें नहीं मारते। हमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो किसी भी पार्टी, जितनी भी वहां पार्टीज है, कुर्बानी अगर दी है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी है। मतलब सिटिंग मिनिस्टर तक जो थे उड़ा दिए गए नेशनल कॉन्फ्रेंस के। कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम में से किसी शख्स ने भी कभी ना तो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी ना ही टेररिज्म को सपोर्ट किया। ठीक है, अमित रैना साहब, अलगाववादी ताकतों से सबसे ज्यादा जो सफर हुई वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, ये कह रहे मुजफ्फर इकबाल खान साहब। उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि अब इस पर वो क्या भारतीयता या फिर उसके आईन और संविधान पे पुख्ता यकीन रखने का क्या वो यकीन दिलाएं, इससे बेहतर और क्या एग्जाम्पल मिल सकता है? देखिए, वो मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं मैम। ठीक है, वो कोई मैं अगर आई एम बाय हार्ट, वो कोई कहने की जरूरत है मुझे किसी की जरूरत नहीं है सर्टिफिकेट। ठीक है, एक सेकंड, डोंट सीक एनी सर्टिफिकेट फ्रॉम मुजफ्फर साहब एक सेकंड प्लीज। हाँ, ये ठीक है, आपको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, प्लीज एक सेकंड जवाब ले लें। वो तो सुप्रीम कोर्ट कल देगा सर्टिफिकेट। देखिए, जहां तक बात है, ये इनका कहना कि हमने कभी अलगाववाद को पसंद नहीं किया है, हमने कभी अलग होने की बात नहीं करी है, तो ये शायद इतिहास भूल जाते हैं। 1953 में शेख अब्दुल्ला को 14 साल के लिए जेल डाला गया और एक प्लेबोसाइट फ्रंट करके मुजफ्फर बेग साहब ने एक पार्टी बनाई शेख अब्दुल्ला के आशीर्वाद से, जो कश्मीर के आजादी की बात करती थी। 13/7/1980 में शेख अब्दुल्ला का बयान है, रिकॉर्डेड बयान है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की किताब में लिखा हुआ है कि हमें पाकिस्तान से और हिंदुस्तान की गुलामी अब नहीं करनी है। उसके बाद 2001 में असेंबली में, जम्मू कश्मीर के असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन लेके आता है, जो तकरीबन आजादी की बात करता है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अकबर, और देखिए कैसे झूठ बोलते हैं ये, अकबर लोन ने 23 मार्च 2019 को कुपवारा में 2 चीजें कही। एक कहा कि जो पाकिस्तान को भरा बुला कहेगा उसको मैं गालियां दूंगा, और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। और इसको मेरे कहने पे ना मानिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना है क्योंकि इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है अवेलेबल है, इसके वीडियो एविडेंस अवेलेबल है, और इसके वीडियो एविडेंस प्रेजेंट किए गए, इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रेजेंट किए गए। तो कश्मीर, और ये जो बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा शहादत इनके पार्टी ने दी है, आतंकवाद भी यही लेके आए, और राजनीति इन्होंने खेली लाशों की, क्योंकि उनके जो अब्दुल्ला परिवार है उन्होंने लाशों की राजनीति खेलकर। ठीक है, अब देखना ये होगा कि हलफनामे में कल क्या जवाब देते हैं मोहम्मद अकबर लोन आईएसबी, क्योंकि सांसद भी हैं वो, पार्लियामेंट भी, और हालांकि अभी बीमार है, सांसद भी है, तो ऐसे में केंद्र की तरफ से भी इस पर नजर है। और हम जानते हैं कि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से तमाम केंद्र की दलाल भी केंद्र की तरफ से आर्टिकल 370 की मनसूखी पर रखे जा रहे हैं। आयुष पठानिया साहब, क्या लगता है कि इस पर अब कल की कार्रवाई पर, सुनवाई पर नजर सीधे तौर पर बनी हुई? भारतीय जनता पार्टी भी सवालों के घेरे में कि कार्रवाई किया नहीं, अभी तो वो सांसद हैं, तो क्या केंद्र की तरफ से इस पर कुछ एक्शन लिया जा सकता है आने वाले दिनों में? ये लोगों के जहन में सवाल उठ रहे हैं। लॉन्च करके और एग्जैक्ट रूल 247 ऑफ असेंबली रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की मांग की थी। बट नेशनल कॉन्फ्रेंस नीड्स टू आंसर, यू नीड टू पुट द फैक्ट स्ट्रेट। जब इन्होंने वो नारा लगाया, मेरे सामने ही तो लगाया, इनको बार बार कहा गया वापस लीजिए, नहीं लूंगा, बाहर एकदम मीडिया के पास गए, इसको वापस लीजिए, नहीं लूंगा, मीडिया के सामने फिर बोले, और उसके बाद 2019 में फिर बोले आई वांट टू पुट ए लीड क्वेश्चन टू नेशनल कॉन्फ्रेंस। सरकार की बात करें, आप अपने आप को एक जिसे कहते हैं कि नेशनलिस्ट जमात का नाम कहते हैं, आपने क्या एक्शन लिया इन पे? आपने इनको टिकट कैसे दिया? आपने इनके लिए वोट कैसे मांगे? कि आपने कभी नहीं कहा कि, आपने कभी 2 लाइन का ये भी स्टेटमेंट नहीं दिया मुजफ्फर साहब की वी डिसएसोसिएट नेशनल गेन का पर्सनल विद नेवर, ठीक है, नेवर टिकट, और मुजफ्फर साहब रिकंसिस्टेंसी अपना सीधे तौर पर कंडेम नहीं किया गया, ये भी आप पर आरोप लग रहे हैं कि 2018 में वो विधायक थे, उसके बाद वो एमपी भी बने, कुछ सख्त एक्शन नहीं लिया गया। अब इसे माना जा रहा है कि इसे जस्टिफाई कर रही है एनसी या डिफेंड कर रही है। इनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन है दैट इज स्टिल पेंडिंग। मुजफ्फर साहब जल्दी से आपका जवाब प्लीज। देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन की सर अगर पेंडिंग है, हाँ, तो अगर असेंबली नहीं भी आई, स्पीकर का ऑफिस परमानेंट रहता है। वो यही तो सवाल मैंने पहले किया था जी। भी नहीं होता, नहीं तो आप पार्टी लेवल से क्या कार्रवाई हुई ये भी पूछ रहे हैं आपसे दल नेता।
स्पीकर ने कार्रवाई कर गया क्योंकि ये अंदर का मामला है। जब हाउस के अंदर कोई मामला ठीक है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का सीधे तौर पर ये कहना है कि ये हाउस के अंदर का मामला है, सख्त एक्शन बीजेपी की तरफ से लिया जाना चाहिए। तो बीजेपी ये पूछ रही है कि आखिर आपने पार्टी लेवल से क्या एक्शन लिया? अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अमित रैना साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुहेल काजमी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और आरिफ पठानिया साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, मुजफ्फर खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 JK, इस पर तमाम खबरें हमारे साथ जुड़कर। नमस्कार।